हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, अब सीटेट की डेट्स नज़दीक आ चुकी है, तो अब आप लोग मन लगा के जितना अधिक से अधिक है आप रिवीजन कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा या 4 घंटा पढ़ना है। आप जितना टाइम निकाल सकते हैं सीटेट के लिए निकालिए। तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग सीटीपी के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेट के साथ साथ टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आइए, आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। देखिए, जो पुरुष हैं स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये सीटेट 2011 के सेकेंड पेपर में आया हुआ है। देखिए, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही हो सकता है और लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। देखिए, क्या है ये? पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है, तो ये क्या है? ये एक लैंगिक भेदभाव है। ये क्या कर रहा है कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका क्या होगा? आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग समान अर्थ में किया गया है। देखिए, राजस्थान टेट को 2011 में सेकेंड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड ने जो अभिसारी चिंतन है इसका प्रयोग समान अर्थ में किया। बुद्धि सृजनात्मकता बुद्धि एवं सृजनात्मकता और इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो जो गिलफोर्ड ने अपना एक जो टर्म उनका दिया था, ज्ञान बोध अनुप्रयोग संश्लेषण विश्लेषण और मूल्यांकन, तो इन्होंने जो अभिसारी चिंतन का जो है ना, अभिसारी चिंतन का जो पद का प्रयोग किया था वो सृजनात्मकता के लिए किया था। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होती है? नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है और आकर्षक भूमिका है। देखिए, राजस्थान टेट में पूछा हुआ 2011 में सेकेंड पेपर में। देखिए, इसका आप लोग जल्द आंसर कीजिए कि व्यक्तित्व एवं वृद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अब अपूर्वानुमेय भूमिका या आकर्षक भूमिका है। देखिए, आप लोग अधिकतर लोग बी ऑप्शन लगाएंगे कि महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें व्यक्तित्व और बुद्धि दोनों इंक्लूड है। अगर केवल बुद्धि की बात करती कि वंशानुक्रम में बुद्धि पर क्या कितना इसका सहायक या कितना प्रयोग होता है, तब महत्वपूर्ण भूमिका आपको माना जा सकता था, लेकिन व्यक्तित्व इसमें जुड़ा है, इसलिए जो इसका सही आंसर जाएगा नाम मात्र की भूमिका। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। क्या करा है कि जो बालक जो प्रसंग बोध परीक्षण है यह 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुष के स्थान पर महिलाओं को और वयस्क के स्थान पर बालकों को। देखिए, तो जो इसका जो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन होगा कि इसमें किया गया था कि लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? देखिए, जो दिए गए ऑप्शन इसमें से पूछ रहा है कि शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। देखिए, मैंने नहीं वाले क्वेश्चन के लिए आपको एक ट्रिक बताया था कि जब भी नहीं वाला क्वेश्चन पूछे तो जो दिए गए ऑप्शन होंगे उसमें से 3 ऑप्शन सही होंगे जो कि हमें गलत करना है, और जो गलत ऑप्शन होगा उसको हम सही करेंगे। किसके लिए करेंगे? अगर आपके क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है कि नहीं होते हैं या असत्य होते हैं। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन देखिए, विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर और समझ स्तर। देखिए, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा कि जो स्मृति स्तर है यह शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं होता है, तो उसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक बुद्धि में और सामान्य बुद्धि में और मंद बुद्धि में। देखिए, 105 है, बुद्धि लब्धि कितनी है? 105। तो आपको पता है कि सामान्य बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 के बीच में, तो इसका क्या जाएगा? सामान्य। ठीक है, आपका क्या होगा? इस सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बालक। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और ये आपको छत्तीसगढ़ टेट में 2011 के सेकेंड पेपर में पूछा हुआ है कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखिए द्विखंड की बात कर रहा है कि द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड, गेने। देखिए जो स्पीयरमैन है इन्होंने बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए इस जो आज की जो क्लास है जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सी टेट हो या सुपर टेट हो या यूपी टेट हो या राजस्थान टेट हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप एग्जाम दें, सभी के लिए आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शन देखिए ऑप्शन आपके दिया गया है भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल और अंतर्वैयक्तिक कौशल। देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन होगा कि सृजनात्मकता को छोड़कर ये जो तीनों हैं ये हैं हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। जो भी मेरे साथी अगर ए ऑप्शन कर रहे हैं कि 9 क्वेश्चन का अगर ए ऑप्शन सही होगा तो वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्या करें, वो बिल्कुल गलत करें, क्योंकि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए किसकी बात कर रहा है, सभी पशुओं की, खनिजों और पेड़ पौधों। अगर कुछ नहीं समझ में आता, अगर आप पेड़ पौधों को देखेंगे तो इसका रिलेटेड आपको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वृद्धि से। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। ये आपका तीनों ऑप्शन गलत होंगे, आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आप इसका सही आंसर करेंगे कि प्राकृतिक वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश 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 के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि और बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। ठीक है, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। देखिए क्या कर रहा है कि अधिकांश व्यक्तियों की जो बुद्धि होती है औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किधर प्रेरित करता है, बुद्धि के वितरण को। यह किधर प्रतिस्थापित कर रहा है, किसे प्रतिस्थापित कर रहा है, बुद्धि के वितरण के, बुद्धि के वर्गीकरण को। ठीक है, इसका आपका बी ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तार्किक गणितीय वृद्धि खाली स्थान से संबंधित है। द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, पदानुक्रमित सिद्धांत और बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए जब भी तार्किक गणितीय बुद्धि की बात करेंगे, तार्किक गणितीय बुद्धि की बच्चे की जो तर्क की शक्ति है वो तो बहुत हो सकती है, गणित के क्षेत्र में हो सकती है, अंकों के क्षेत्र में हो सकती है, या रेखा गणित या ज्योमेट्री या किसी के क्षेत्र में होती है। तो उसका जो बुद्धि है वो हर जगह काम कर रहा है, हर क्षेत्र में काम कर रहा है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर जाएगा बहुबुद्धि सिद्धांत की ओर। किधर जाएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, इसका आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, पूछ रहा है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं किसके सिवाय बहुबुद्धि सिद्धांत निहितार्थ देता है। ठीक है, देखिए क्या पहला ऑप्शन आपका है बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जाता है। और आपका चौथा ऑप्शन है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। देखिए जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, पहले आप इसका जो क्वेश्चन इसको पढ़िए। निहितार्थ देता है सिवाय, सिवाय का मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि या असत्य है या नहीं है। ठीक है, जो नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें ये भी आ जाएगा के सिवाय। ठीक है, तो जो इसका डी ऑप्शन है आपका सही जाएगा, क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी। देखिए 16 वर्षीय बच्चा है और उसकी बुद्धि लब्धि आपको दी है 75, तो वही फार्मूला लगा लीजिए।
मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु गुणे 100 करेंगे। आप देखिए अगर कैलकुलेशन करेंगे, बुद्धि लब्धि दी हुई है, अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका आप 12 आंसर होगा, आप लोग इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डॉट 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 रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, कम से कम, पूर्ण, उच्च और मध्यम। देखिए क्या होता है कि जो बुद्धि लब्धांक सामान्यतः ना उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, इसको पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता या ना ही मध्यम से कहा जा सकता है। क्या कहेंगे आप? उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार के द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की संभावना है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है आपके सीटेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके एक ही ऑप्शन है कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे और धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। देखिए जो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा। क्या क्या है आप पहला ऑप्शन कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करती। ये बिल्कुल सही है, ये आपके तीनों ऑप्शन गलत है। बच्चा धनी परिवार में रहे या निर्धन परिवार में हुए, उसकी बुद्धि लब्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो किस परिवेश में है कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण खाली स्थान परीक्षण का उदाहरण है। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि में आपको पूछा जाता है, ठीक है। देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही होगा कि संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक, या संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक, ये अशाब्दिक बुद्धि लब्धांक के उदाहरण है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है 130, 140, 125, 120। देखिए एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन, वो भी आपके हरियाणा टेट 2012 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है कि प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140। प्रतिभावान या प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धांक 140 होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है। देखिए ये आपके टेट एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपी टेट में भी पूछा जाता है और हरियाणा टेट की 2012 में पूछा गया है, ठीक है। व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है आत्मनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, प्रक्षेपण परीक्षण और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए व्यक्तित्व मापन का जो धब्बा परीक्षण होता है वह प्रक्षेपण परीक्षण होता है। इसका सी ऑप्शन आपको सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए खाली स्थान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। अवयवभूत, सामाजिक, अनुभविक और संदर्भगत। जल्दी से आप इसका आंसर करिए। देखिए सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है पर बल देता है। सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं और शिक्षार्थियों से में अनुबंधित कौशलों का। देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? देखिए प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर। आपको सी ऑप्शन इसको सही करना होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? देखिए आपके ऑप्शन है। देखिए बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है और यह आनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा पहला ऑप्शन होगा कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं और जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है, ठीक है। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। देखिए करनैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं।
ये सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं। देखिए सीटेट 2013 के सेकेंड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। परंपरागत, पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत और परा परंपरागत। देखिए इसको आप जब पढ़ेंगे, मैं आपको कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। कोहलबर्ग, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के एक अलग चैप्टर में 2-3 क्लास लूंगा, जिसमें से आपके 5-7 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन होगा कि पश्च परंपरागत इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि के सम्मिलित मानसिक क्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह स्पीयरमैन का जी कारक है, स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता का तीर्थंत सिद्धांत है, और बुद्धि का सार्वेट सिद्धांत है, या थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं। देखिए 23 का जो सही आंसर क्या होगा। देखिए ये क्या होता है कि सृजनात्मक बुद्धि की बात हो रही है और उसमें कैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जाने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मकों का शामिल किया गया है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन होगा कि स्टर्नबर्ग का जो बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका ये बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। देखिए पूछ रहा है कि कौन संबंध नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन संबंध होंगे जिनको हमें गलत करना है और एक नहीं होगा उसको हम सही करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है कि यह शोध आधारित नहीं है, यह शोध आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ऐसा कोई अनुभवनात्मक आधार नहीं है। देखिए 24 का जो सही आंसर होगा आपका प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ये बात गलत है। तो इसलिए हम सही करेंगे, क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं तो उनका हर क्षेत्र में वो आगे हैं, तब जाके प्रतिभाशाली विद्यार्थी उनका बुद्धिलब्धि हुई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बिंदुओं का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवनात्मक अध्ययन पर आधारित है और यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी कारक के अनुकूलन या सुसंगत नहीं है। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत वैध नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि ये विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, इसलिए इसको बहुबुद्धि का सिद्धांत वैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज क्वेश्चन आपको हमने बहुत सारे लिए क्वेश्चन है और थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, इसलिए फास्ट कर रहे हैं कि अब एग्जाम तो नज़दीक आ चुका है, तो हम लोगों को भी ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन करना होगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आनुवंशिक बुनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है, या अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, या विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए 26 का जो सही आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की होती है वह परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी में 103 अंक पाए। मान लीजिए कि यह एक समान संभाव्य वक्र 100 तथा 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। देखिए मानसिक आयु दिया है और इसका वास्तविक आयु दिया गया है, तो इसको परसेंटेज में पूछा गया है कि बेहतर अंक है। देखिए 98%, 88%, 78% और 80%। देखिए जो इसका जो सही आंसर होगा, अब मैं फार्मूले से आपको इसको दिखाऊंगा कैसे इसको हल किया जाता है, तो इसका आपका आंसर आएगा 98%। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। देखिए मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को।
बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक हैं। अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। देखिए जो इसका सही ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा कि क्या होता है कि मस्तिष्क के एक भाग में जो क्षति होती है केवल एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि आपके संपूर्ण ज्ञान को या वह प्रभावित करेगी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्या तीनों ऑप्शन आपके गलत होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए विद्यार्थी सम समूहों में बेहतर सीखते हैं। अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। छात्र असहिष्णु होते हैं। वह भेदों को स्वीकार नहीं करते और विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। देखिए एक बात मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि सी-टेट में आपके कोई जरूर नहीं कि आपका एक आंसर सही होगा, कभी दो आंसर सही हो जाएंगे, लेकिन आपको उसमें चूज करना होगा कि इसमें बेस्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो देखिए 29 का जो सही आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा कि जो विभिन्न योग्यताओं वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए जो अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। किससे नहीं है? भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। देखिए भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन। देखिए नेक्स्ट है कि भावनाओं का आलोचना और कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। देखिए इसका जो सही आंसर होगा आपका ये होगा कि भावनाओं की आलोचना। ये क्या है? भावनात्मक से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि देखिए सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है पिछड़ा बालक, मंद बुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक और बाल अपराध। देखिए ये क्वेश्चन आपके दिमाग को टेस्ट करेगा, क्योंकि सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। आप पिछड़ा, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि नहीं लगाएंगे, क्योंकि वह बाल अपराध है, वह बाल अपराध है, वह बालक अपराधी है। ठीक है, वह अपराध कर रहा है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहास और बार्टलेट ने। देखिए जो इसका जो सही आंसर होगा एबिंगहास ने। इन्होंने क्या किया था कि जो मनोवैज्ञानिक सीखने की जो सामग्री के रूप में एक निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था एबिंगहास ने। देखिए एबिंगहास बहुत रेयर केस में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अब तक के यूपी टेट के एग्जाम में 2 बार एबिंगहास से क्वेश्चन आएंगे, एक या यूपी टेट 2014 से और एक यूपी टेट 2018 से। ये क्वेश्चन बहुत ही अपवाद है, ये मनोवैज्ञानिक है, फिर भी इनसे आपको इनकी जो थ्योरी है, इनकी सिद्धांत है, आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया है डीवी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा और रास द्वारा। देखिए क्या कह रहा है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया। देखिए इन्होंने रास ने दिया कि इन्होंने कहा था कि जो चिंतन है वो संज्ञानात्मक पक्ष को एक मानसिक क्रिया है, संज्ञानात्मक पक्ष का एक मानसिक क्रिया है चिंतन। ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन आपको सही करना होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। देखिए अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या होती हैं? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा और ये सभी। देखिए एक अच्छी स्मृति की ये सभी विशेषताएं हैं। ठीक है, इसलिए इसका आपका डी ऑप्शन सही होगा। अच्छी स्मृति के लिए शीघ्र पुनः स्मरण भी होना चाहिए, शीघ्र पहचान भी होना चाहिए और अच्छी धारणा आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। जो मानसिक आयु प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने, स्पेयरमैन और बिने साइमन ने। तो देखिए आपको पता है कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था बिने साइमन ने, तो इसलिए मानसिक आयु का उन्होंने फार्मूला क्रिएट किया था। ठीक है, तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट में तो ये टेट एग्जाम में पूछेगा आपको, सी टेट एग्जाम में बहुत रेयर केस में पूछेगा, लेकिन आपके टेट एग्जाम में कंपलसरी पूछेगा। देखिए यूपी टेट 2014 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि और ये सभी। तो देखिए शैशवावस्था के लिए ये सभी विधियां बहुत ही उत्तम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वस्थ, मानसिक योग्यता, थकान और ये सभी। तो देखिए संवेगात्मक विकास को ये सभी प्रभावित करेंगे।
आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगा, मानसिक योग्यता भी प्रभावित करेगा और थकान भी प्रभावित करेगा। इसलिए इसका ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन करना, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन और वैयक्तिक समायोजन। देखिए, सीखना तभी आपका सार्थक हो सकता है जब आपके व्यवहार में परिवर्तन हो। ठीक है, सीखना तभी सार्थक हो सकता है जब आपके व्यवहार में परिमार्जन होती है, इसलिए इसका आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और सामाजिक निर्भर। देखिए, जो क्या होता है कि जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है क्या वो अंतर्मुखी होता है, वह अंतर्मुखी होता है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अभिप्रेरण कहलाता है या समायोजन या सीखना या चिंतन। एक बार फिर से क्वेश्चन आप पढ़िए कि देखिए, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा, आपके अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो सीखना, वही तो सीखना है। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वो सीख रहे हैं आप, नहीं तो आप नहीं सीखे। देखिए, जो पिछला क्वेश्चन में दिखा गया था ना। ठीक है, तो इसका आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है खाली स्थान का इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना। देखिए, यूपीटर 2014 के सेकंड पेपर में पूछा गया है। देखिए, इसका जो सही आंसर क्या ऑप्शन है, क्षेत्र, मौसम, वातावरण और जलवायु। तो देखिए, जो इसका जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे। देखिए, जो जिसकी बुद्धि लब्धि 140 है, आप उसको किस श्रेणी में रखेंगे, मूर्ख, मंद बुद्धि, समान बुद्धि और प्रतिभाशाली बुद्धि। तो देखिए, 140 या उससे अधिक वाले IQ वाले बच्चों को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो फिर से इस क्वेश्चन को पढ़िए कि देखिए, सृजनशीलता है जो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर, रॉस और स्किनर। देखिए, ये क्रो एंड क्रो का कथन है। उन्होंने कहा था कि जो सृजनशीलता होती है इनके मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने के लिए एक मानसिक या एक क्या है, एक मानसिक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति क्या है, जो सीखी हुई वस्तु का एक सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है, मैकडूगल का, वुडवर्थ का, रास का, ड्रेवर का। देखिए, जो डिफिनेशन होते हैं या जो कथन होते हैं आपके CTET, UPTET या किसी भी टीचिंग एग्जाम में एक दो पूछते हैं। ये मानता हूँ कि ये बहुत रेयर केस में होते हैं कि जल्द में माइंड में नहीं चलते, लेकिन फिर भी आपको देखना होगा। ठीक है, देखिए, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है, देखिए, वुडवर्थ ने, यह कथन वुडवर्थ का है। उन्होंने कहा था कि जो सीखी हुई जो स्मृति होती है वो सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग करते हैं। अगर किसी चीज़ को हम उस चीज़ को सीखे हैं तो वो हमारी स्मृति में है, अगर उसका उपयोग करना होगा तो हम स्मृति के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से जब हमारे माइंड में आएगा तो हम उस चीज़ को कर सकते हैं, उसका उपयोग ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन क्या है, मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी, वारेन, रॉस, वैलेंटाइन और स्किनर। देखिए, चिंतन की बात होती है, मानसिक क्रिया की बात हो रही है, तो यह कहाँ जाएगा, यह रास के पक्ष में जाएगा। यह परिभाषा उन्होंने दी कि जो चिंतन है मानसिक क्रिया का एक कौन सा पहलू है, एक ज्ञानात्मक पहलू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। देखिए, व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन बुद्धि और गणितीय बुद्धि। पूछा गया है कि जो स्टर्नबर्ग थे बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है, तो उनका जो एक रूप कौन सा है, यह व्यवहारिक बुद्धि उनका एक रूप है। ठीक है, इसके फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। देखिए, पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि का जो परीक्षण किया सर्वप्रथम किसने किया। डेविड वेस्लर, अल्फ्रेड वीने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। देखिए, अल्फ्रेड वीने ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। ठीक है, देखिए, आपके CTET सितंबर 2014 के फर्स्ट पेपर में पूछा हुआ है। देखिए, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन खाली स्थान के स्थान पर संबंधित तत्व है। प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन और त्वरण। देखिए, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन ये क्या है, ये प्रतिभा के साथ संबंधित है। किसके साथ है, प्रतिभा के साथ संबंधित है, तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खाली स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। स्मरण, समझ, सर्जन और विश्लेषण। देखिए यहाँ सर्जन गलत होगा, सृजन होगा, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो चुकी है। तो देखिए जो प्रतिभाशाली होते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं, उनके लिए सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन ही आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। पूछ रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना और समानुभूति देना। देखिए संज्ञानात्मक संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा समानुभूति देना। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो कि आपके सभी टीचिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, खासतौर से आपके सीटेट और सुपर टेट, यूपी टेट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो जय हिंद, जय भारत।